हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लास 10 का चैप्टर है, न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट है। ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर, पहले आपने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं तो इस चैप्टर से एक तो आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है कि ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें क्या है, इसमें जो पार्ट्स आपके हैं जैसे इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन है, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और ज़्यादातर इस पार्ट से छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जब ये पार्ट कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो अभी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग के अंदर हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग। तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। हमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन बींग के अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। बट आपने एक चीज़ और पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। तो इन तीनों में से फिर हमारा न्यूट्रिशन कौन सा है, तो होलोजोइक। कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। तो जिस क्लास में आपको क्लास 10 में, तो क्लास 10 से पहले जैसे हम जब 6 में पढ़ रहे होते हो, आप 7 में पढ़ रहे होते हो, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन है तो आप बोलते हो हेट्रोट्रॉपिक। बट इन क्लास 10 अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका किस तरह का न्यूट्रिशन है, यानी कि ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन किस तरह का होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स फूड आर टेकन इनसाइड द बॉडी एंड चेंजेस इनटू सिंपल फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स बड़ा सा फूड खाया जाता है और उसको फिर सिंपल फूड में चेंज किया जाता है, जैसे कि हम लोग खाते हैं। समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, यानी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, यानी कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है, माउथ। यानी कि सबसे पहले आप खाना किसके हेल्प से खाते हो, माउथ में ही तो खाते हो, तो माउथ हमारा आता है। माउथ के बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप भी। ओइसोफेगस का अनदर नेम क्या होते हैं, फूड पाइप। आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद जो सबसे पहले आपके अंदर खाना जाता है, गले से होते हुए जो आपके खाना जाते हैं, वो हमारे ओइसोफेगस पार्ट में जाता है। ओइसोफेगस से हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक, पेट में। स्टमक से हमारा खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। बट इस पार्ट में आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखने हैं कि जब स्टमक से हमारा खाना जाता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे खाना हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डाइजेस्टेड फूड, एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा पार्ट है। यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी पार्ट में हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं। नेक्स्ट कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड एक छोटा बहुत स्मॉल ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे हार्मोन को कंट्रोल करता है एंड कुछ अदर फंक्शंस भी करते हैं। बट यहाँ डाइजेशन है तो यहाँ पे ऐसे ग्लैंड्स होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर 3 ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लीवर भी एज अ ग्लैंड का काम करता है, एंड पैनक्रियास भी एक तरह का ग्लैंड का काम करते हैं, जो कि मैं इसी में आपको आगे बढ़ाऊंगी कि व्हाट इज देयर फंक्शंस। नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। मैंने आपको बोला था कि अगर ह्यूमन बींग क्या है, एनिमल्स है, और आप याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 5 स्टेप्स में होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। इट मीन्स दैट कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग है, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो अगर हम लोग ह्यूमन बींग है तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो डाइजेशन ऑफ फूड होंगे वो इस 5 स्टेप्स में होंगे। समझ में आ गई कि हम लोग क्या हैं, हम लोग भी एनिमल्स हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी डाइजेशन ऑफ फूड जो होगा, यानी कि जो न्यूट्रिशन होगा वो 5 स्टेप्स में होंगे। फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। यानी ये 5 पार्ट में हमारे
कंप्लीट न्यूट्रिशन होगा। तो सबसे पहला हम पहला देखते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। यानी कि जैसे ही हम लोग ह्यूमन बींग हैं, जैसे ही हमारे पास खाना आया, दाल चावल सब्जी जो भी आपको पसंद हो वो खाना आपके पास आया, और जैसे ही आपने उस खाने को लिया और माउथ में रखा, हमारा इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। यानी आपने चबाना शुरू करा नहीं करा, वो डाइजेशन में चला जाएगा। जैसे ही आपके पास खाना आया, आपने देखा बहुत टेस्टी खाना, बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्या करते हो कि तुरंत उसको खाते हो। तो जैसे ही आप उस खाने को हाथ से लेकर के जैसे मुंह में रखा, जैसे आपने मुंह में रखा, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। तो इंजेशन हमारा होता है इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। अभी मैंने आपको बताया था इंजेशन पार्ट, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे आपके पास खाना आती है, आप खाना को खाते हो, जैसे आपने मुंह में लिया, इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है? डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स खाना का पचना, ठीक है, डाइजेशन। तो डाइजेशन बोला जा रहा है कि बिगिन्स इन द माउथ, यानी कि खाना जो हमारा होता है, खाना का जो डाइजेशन होते हैं वो माउथ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। कैसे? वो देखिए, टीथ हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन। जैसे ही आप खाना खाते हो, जैसे आपने खाना आप लिए, खाना को खाए, तो हम चबाना शुरू करते हैं। तो चबाने में हमें कौन हेल्प करता है? टीथ हेल्प करते हुए च्यूइंग में, यानी कि आपको खाना को च्यू करने में, चबाने में कौन हेल्प कर रहा है? टीथ। तो जैसे आप टीथ हमारा उसको चबाना स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे हमारा फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो खाना का डाइजेशन हमारा सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, टीथ हमारा उसको च्यू करता है, जैसे चबाने लगता है, तो हमारा फिजिकल डाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाटरिंग ऑफ माउथ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा बाय द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ। हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। आप देखते हो कि अगर कहीं पे आप रोड पे घूम रहे हो, कहीं आपको गोलगप्पे दिख जाते हैं, या फिर कहीं पे आपको मोमोज दिख जाते हैं, या फिर बहुत अच्छा सा खाना हमारे घर में बनते रहता है, तो उस खाने को देख करके हमारे माउथ में अपने आप पानी आता है। वाटरिंग ऑफ माउथ उसे कहते हैं, अपने आप पानी आ जाता है। तो वो पानी क्यों आता है? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जब वो ऐसी चीज़ें को देखता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक वाटरी लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। और सलाइवा हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे आप खाना खा रहे हो, तो जो आप खाना खाते हो वो सॉलिड होता है, उसको चबाना या उसको चबा करके फिर अंदर लेना थोड़ा सा वहाँ डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे ही आप उसको खाओगे और हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट है, वो जब सलाइवा रिलीज़ करेगा, तो वो क्या होते हैं कि उसको एक तरह से लिक्विड टाइप का उसको च्यू करने में, यानी चबाने में उसको हेल्प करता है। तो जब वो अच्छे से उसको च्यू करेगा, चबाएगा, वहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस यानी सलाइवा भी प्रेजेंट होंगे, तो उसका डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा ईजी वे हो जाता है, यानी ईजिली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वहाँ बोला जा रहा है कि सलाइवा जो होते हैं, सलाइवा के पास में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के पास में एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आपने खाना खाया, जो आप खाना खाए हो, उस खाने में क्या प्रेजेंट होता है? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, तो फैट्स हो सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे खाना खाते हैं, जो भी आपने खाना खाया, उसमें से प्रेजेंट जितने भी स्टार्च होंगे, उस खाने में प्रेजेंट जितने भी स्टार्च होंगे, तो वो सारे के सारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमें सलाइवरी अमाइलेज। और स्टार्च डाइजेस्ट होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? शुगर का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? शुगर का। तो ये आपको याद रखना है कि सलाइवा के पास में एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। उसका फंक्शन क्या होते हैं? तो दे हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स। वो जो हमारे खाने में प्रेजेंट जो स्टार्च होगा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, और वो डाइजेस्ट होकर के शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है, जब हमारा खाना माउथ में होता है, तो माउथ में हमारे पास दो तरह का डाइजेशन होता है। एक होता है फिजिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन।
फिजिकल डाइजेशन कौन करता है? तेत। केमिकल डाइजेशन कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो ये दोनों डाइजेशन होते हैं। जब ये दोनों खाना का डाइजेशन हो जाते हैं तो ये माउथ से, जैसे इस तरह से माउथ से आ रहा है, तो इस तरह से माउथ से होते हुए ये नीचे यानी नेक पार्ट की ओर आता है। तो नेक पार्ट की ओर इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ट्यूब की तरह गले से होते हुए इधर आपका ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर आते हैं, और इस ट्यूब वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओइसोफेगस। क्या बोला जाता है उसे? ओइसोफेगस। दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। उसे फूड पाइप भी कहते हैं। तो माउथ से हमारा खाना कहाँ जाता है? ओइसोफेगस जाता है। ओइसोफेगस क्या है? तो ओइसोफेगस एक तरह का ट्यूब लाइक मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मसल से बने हुए होते हैं। तो मसल से बना हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टफनेस नहीं होती है, मतलब उसके अंदर अगर खाना जाता है तो वो खाना अगर जाएगा तो वो फूल भी जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है और फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है, जिसे हम कहते हैं कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। यानी फूड पाइप का जो वॉल होगा, यानी कि इस तरह से अगर फूड पाइप है तो इनका जो वॉल होगा, इस साइड का जो वॉल है, ये क्या करते हैं मतलब एक जैसा ऐसे खड़े नहीं रहते। वो क्या करते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कभी रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है, जो खाना ऊपर से आ रहा होता है वो इजीली वहां से पास कर जाते हैं। ठीक है, जो खाना माउथ से आ रहा था वो इजीली क्या होता है, वहां से पास हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये इस पार्ट से अभी तक में मिनिमम 10 टाइम्स क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर इसे एक और टर्म दिया जाता है पेरिस्टाल्टिस। तो दोनों ही सेम है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिस क्या होते हैं? तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप का जो वॉल होता है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं ताकि हमारा खाना इजीली माउथ से होते हुए स्टमक में आए, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो वॉल होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि इस तरह का वॉल है हमारे इस जो वॉल हमारे हैं फूड पाइप का, तो फूड पाइप का वॉल अगर इस तरह का है तो ऊपर से जब इस तरह से फूड आएंगे, माउथ से फूड होते हुए जब वॉल में आएंगे तो वॉल इस तरह से ऐसे खड़ा नहीं रहता है। वो क्या करेगा, एक बार कॉन्टैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, एक बार फैल जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो जब वो सिकुड़ता है और फैलता है यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारा खाना इजिली वहाँ से पास आउट हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जब हमारा खाना ओइसोफेगस से होते हुए माउथ से ओइसोफेगस जाता है, और जब ओइसोफेगस से जब हमारा खाना जाते हैं तो वो किस पार्ट में जाता है? स्टमक पार्ट में, जिसे हम पेट कहते हैं। जनरली सब लोग ये जानते हैं कि हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट मतलब पेट में होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म भी कहीं और जा करके होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड ऑर्गन है, यानी जब आप इसका शेप देखोगे तो जे शेप की तरह ऑर्गन दिखाई देते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे स्टमक का जो पार्ट है उसके लेफ्ट एब्डोमेन का लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। जब हम खाना हमारा स्टमक में जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली वो 3 घंटे तक हमारा खाना स्टमक में रहते हैं। यानी जब आप खाना खाते हो, जैसे अगर आपने 7 बजे खाना खाया तो 10 बजे तक वो हमारे स्टमक में होते हैं, और 10 बजे के बाद फिर वो स्टमक से बाहर चला जाता है। तो हमारा खाना अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स तक हमारे खाना स्टमक में ही रहते हैं। स्टमक के पास में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के पास में 3 सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम होता है HCl, दूसरे का नाम होता है पेप्सिन, तीसरे का नाम होता है म्यूकस। यानी स्टमक के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सबस्टेंस होते हैं, 3 तरह के सबस्टेंस होते हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। एंड इन तीनों का फंक्शंस मैं भी आपको समझाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो 3 तरह के सबस्टेंस उनके पास में प्रेजेंट होता है। एक होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस के पास जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास में HCl, पेप्सिन, म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो इन तीनों का भी फंक्शंस होते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। क्या फंक्शन होता है? अब देखिए, HCl पहले क्या करता है कि जैसे ही हमारा खाना माउथ में आता है तो माउथ से होते हुए जब हमारा खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक क्या करते हैं
कि उस खाने को, वो जो हमारा खाना होता है उसको क्या करते हैं, वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। जब हम माउथ में खाना खाते हैं तो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि फूड को एल्केलाइन फॉर्म में चेंज करता है। लेकिन जब हमारा खाना स्टमक में जाते हैं तो HCl का जो पहला काम होते हैं, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है। तो वो क्या करते हैं, पहले हमारा जो खाना हमने खाया, जो हमारा खाना स्टमक में गया, पहले उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। फिर क्वेश्चंस आते हैं वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट क्यों करता है, इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे पेप्सिन वर्क कर सके। पेप्सिन तभी वर्क करता है, यानी पेप्सिन अपना फंक्शन जो होता है, पेप्सिन का फंक्शन होता है जो हमारे खाने में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन तभी प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएगा जब हमारा खाना एसिडिक मीडियम में होंगे। तो सबसे पहले जब हमारा खाना स्टमक में आते हैं तो HCl क्या करता है, हमारे खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है ताकि पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर सके। दूसरा इनका जो फंक्शन होते हैं, जब आप खाना खाते हो तो उस खाने के साथ में या आपके हाथों के साथ, पानी के साथ में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो उस जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने का भी काम कौन करते हैं, HCl। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो HCl का आपसे फंक्शन पूछ सकता है, पेप्सिन का पूछ सकता है, म्यूकस का फंक्शन पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। तो आपको याद रखना है HCl का जो पहला जो फंक्शन होते हैं वो होता है कि जो एल्केलाइन मीडियम में जो फूड हमारा आ रहा है, बेसिक मीडियम का जो फूड हमारा आ रहा है, उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना ताकि पेप्सिन वहाँ पे वर्क कर सके। और दूसरा जो फंक्शन होता है HCl का, इट किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर फूड। जो आप खाना खाए हो उसके अंदर में प्रेजेंट जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उसको ये किल करने का काम करते हैं। सेकंड सबस्टांस हमारा होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, तो हमारे खाने में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसको वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। म्यूकस का फंक्शन क्या है, तो म्यूकस एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हो, भूखे मतलब आप खाना नहीं खाए हो, तो बहुत देर तक भूखे रहने के कारण क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का जो वॉल होता है, यानी कि जो उसका साइड होता है स्टमक का, उससे क्या होता है, HCl अपने आप निकलने लगता है। अगर HCl बहुत रेगुलर बेसिस पे अगर आपको निकलते हैं और लंबे समय तक अगर HCl आपको बॉडी के अंदर होते रहेंगे तो वो एक डिजीज़ आपको कॉज करा सकते हैं जिसे हम अल्सर बोलते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक को HCl रिलीज करने से रोकता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा स्टमक ज़्यादा HCl रिलीज ना करे। क्योंकि आपको पता है अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे तो ज़्यादा एसिडिक होने के कारण क्या होगा कि जो हमारा स्टमक का जो पार्ट है उसको वो गलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ताकि वो ज़्यादा HCl वो रिलीज ना कर सके। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ HCl। यानी अगर म्यूकस नहीं रहेंगे, इनकेस अगर म्यूकस हमारे स्टमक में नहीं है तो HCl रिलीज होते रहेगा। और जब HCl बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ से आपको एसिडिटी होना, अल्सर होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होने लगते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, HCl ज़्यादा ना रिलीज हो इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार आए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि होता क्या है कि हम सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन जब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसको हम भूल जाते हैं। स्फिंक्टर मसल्स बहुत बार एग्जाम में आए हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्टली पूछता है ये होता क्या है। तो स्फिंक्टर मसल्स एक ऐसा मसल्स है जिस मसल्स के हेल्प से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जनरली सब लोग क्या कहता है कि जो हमारा खाना होता है माउथ से ओएसोफेगस आता है, ओएसोफेगस से स्टमक जाता है, स्टमक से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। नहीं, स्टमक से इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना ट्रांसफ़र होते हैं वो स्फिंक्टर मसल्स के हेल्प से होते हैं। तो आपको याद रखना है इनका काम होते हैं हेल्प्स फूड टू एंटर स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारे खाना जो स्टमक में प्रेजेंट है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टमक में जो हमारा खाना प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, जैसे पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, म्यूकस हमारा HCl को बचाने में हेल्प कर रहा है, HCl एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कुछ जो हमारा खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है लेकिन वहाँ कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। जो हमारा खाना होगा वो पार्शियल डाइजेशन होता है। तो जब हमारा खाना पार्शियल डाइजेशन होंगे तो स्टमक के बाद वो इंटेस्टाइन पार्ट में हमारा खाना जाता है। इंटेस्टाइन पार्ट क्या होते हैं, तो इस तरह से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन में दो तरह का होता है, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं 6.5 मीटर
इन एडल्ट, यानी एक एडल्ट के अंदर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को मेज़र करेंगे तो लगभग 6.5 मीटर इनकी लेंथ दिखाई जाती है। और इनके कंपैरिजन में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उनकी लेंथ छोटी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर इनकी लेंथ ज़्यादा है तो फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है तो फिर उसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत थिन होता है, यानी बहुत पतला होता है, नैरो होता है, बहुत पतला होता है, दैट्स वाई इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, यानी थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, और थिकनेस की वजह से हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इतने छोटे छोटे इस तरह से हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, थिकनेस उनकी ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते मैंने बताया था आपको, माउथ से लेकर जो एनस का पार्ट होते हैं ये पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल के पूरा का जो पार्ट है उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लगभग 6.5, ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि कोई पूछ लिया जाता है। 6.5 मीटर लेंथ की होती है एडल्ट के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन इनसे छोटी होती है। तो फिर इसको लार्ज क्यों कहते हैं, बिकॉज उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इनकी थिकनेस कम होती है, नैरो होती है, दैट्स वाई से हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। हमारा खाना जो स्टमक में प्रेजेंट था, तो हमारा खाना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारा खाना डाइजेस्ट होता है थोड़ा बहुत, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारा खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन भाग जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि वो ऐसा खाना है जो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना है जो डाइजेस्ट हुए हैं और भी उनको डाइजेशन होना है तो वो कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, फिर वो हमारे बॉडी से एनस से होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या होंगे, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाता है, ये आपको याद रखना। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, वो यहाँ से है, इस दोनों पार्ट से। आपको मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो ऐसा देखा गया है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा ज़्यादा होता है, यानी लॉन्गर होता है, लंबा होता है। रीज़न पूछा जा रहा है क्यों, हर्बीवोर्स एनिमल में आखिर ऐसा क्या है कि जो उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी सी होती है। तो आपको याद रखना है कि हर्बीवोर एनिमल क्या खा रहा है, तो वो तो प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है सेलुलोज। प्लांट के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज, और सेलुलोज इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होते, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर हर्बीवोर्स एनिमल अगर ग्रास को खाते तो ग्रास में तो सेलुलोज है, तो वो डाइजेस्ट होंगे नहीं, तो उनको डाइजेस्ट करने में समय लगता है, दैट्स वाई उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो तो मीट खाते हैं, तो कार्निवोरस एनिमल जो मीट खाते हैं तो वो इजिली डाइजेस्टेबल फूड है, वो डाइजेस्ट जल्दी होते हैं। तो अगर वो इजिली डाइजेस्ट होते हैं तो उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टर होते हैं। तो अब आते हैं ओमनिवोरस, जैसे हम लोग हैं। तो ओमनिवोरस जो हम लोग एनिमल है, ना तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता ना ही बहुत छोटा, इन दोनों के बीच में होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हर्बीवोर्स एनिमल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स एनिमल प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, दैट्स वाई। कार्निवोरस एनिमल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मीट खाते हैं और मीट जो होते हैं वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, दैट्स वाई इनका शॉर्टर होता है। और हम लोग की बात करें तो हम लोग तो ओमनिवोरस एनिमल है, तो हमारा जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना ही बहुत कम समय लगता है, एक मतलब बीच में लगता है। तो दैट्स वाई हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो हर्बीवोरस एनिमल से छोटा होगा, लेकिन कार्निवोरस एनिमल से थोड़ी सी बड़ी होगी। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, दे गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे मतलब बॉडी का जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। स्टार्ट तो हमारा माउथ से होता है, माउथ से होते हुए एसोफेगस जाता है, फिर स्टमक जाता है, बट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड प्रेजेंट, 2 स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं, 2 ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ चीज़ें सब्सटेंस अपनी देते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो और भी डाइजेस्ट हो सके। तो वो 2 ग्लैंड हमारा क्या होता है, लीवर और पैनक्रियास।
लीवर बाइल जूस रिलीज करते हैं। बाइल जूस का कलर जो होता है वो ग्रेनिश येलो लिक्विड होते हैं, यानी कि लीवर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को एक ग्रीनिश येलो लिक्विड सब्सटेंस रिलीज देते हैं, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, बाइल जूस, जो कि जनरली किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, गॉल ब्लैडर में। अब बोला जाता है कि ये जो लीवर बाइल जूस जो दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इस बाइल जूस का आखिर काम क्या है। तो आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि जब खाना हमारा स्टमक में होता है तो HCl उसको एसिडिक मीडियम में बना देता है। तो बाइल जूस जो सबसे पहला काम करेगा, वो जो एसिडिक मीडियम वाला जो हमारा खाना है उसको एल्केलाइन में चेंज करता है। जो HCl जो हमारा खाना को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया था, सबसे पहले बाइल जूस उसको एल्केलाइन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन आता है एल्केलाइन में क्यों कन्वर्ट करता है। इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे पेप्सिन पैनक्रियाज वर्क कर सके। पैनक्रियाज तभी वर्क करते हैं, या पैनक्रिएटिक जो जूस यहाँ लिखा गया है, पैनक्रिएटिक जूस तभी वर्क करते हैं जब हमारा खाना एल्केलाइन फॉर्म में होने चाहिए, यानी बेसिक मीडियम में होने चाहिए। लेकिन आपने क्या पढ़ा था कि जब हमारा खाना स्टमक में जाता है तब HCl उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर चुका है। तो बाइल जूस क्या करता है, जैसे ही हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले क्या करता है, बाइल जूस उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। तो बाइल जूस का जो पहला काम होता है, जो हमारा खाना एसिडिक फूड होते हैं उसको बेसिक फूड यानी कि एल्केलाइन फूड में चेंज करना। और दूसरा जो काम होता है बाइल जूस का, वो होते हैं फैट को डाइजेस्ट करना, यानी जो हमारे खाने में प्रेजेंट जो फैट्स होते हैं उसको वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बाइल जूस का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछे जाते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो पहला जो फंक्शन होते हैं कि इट कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इनटू बेसिक मीडियम, एसिडिक फूड को बेसिक फूड में वो कन्वर्ट करता है, यानी एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। दूसरा फंक्शन होते हैं कि जो हमारे खाने में प्रेजेंट जो फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है लीवर का, तो फंक्शन ये हुआ। पैनक्रियाज भी 3 तरह के सबस्टेंस रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाज क्या होता है, तो पैनक्रियाज एक छोटा सा मतलब स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टमक के नीचे अगर आप देख रहे हो तो आप समझ जाना कि वो हमारा पैनक्रियाज ही है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। और पैनक्रियाज भी 3 सबस्टेंस रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और वो 3 सबस्टेंस क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैनक्रिएटिक जूस का काम क्या होता है, तो हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च यानी कि हमारे खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, हमारे खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, हमारे खाने में प्रेजेंट फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो इस यहाँ तक जब आप स्टोरी समझने की कोशिश करो कि डाइजेशन हमारा किस तरह से होता है, तो सबसे पहले आप समझो कि जब आपने खाना खाया था, तो जैसे ही आपने खाना खाया, आपके सामने रोटी सब्जी आया, आप खाए, तो जैसे ही आपने खाया तो इंजेक्शन हमारा तो वहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमारा आया डाइजेशन वाला पार्ट, तो जब डाइजेशन वाले पार्ट में जाते हैं तो जैसे ही आपने खाना खाया तो उसको चबाना शुरू किया आपने, जैसे ही आपने उसको चबाया तो हमारा हो गया फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन किसके हेल्प से हो रहा था, तित के हेल्प से। लेकिन हमारे माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, हमारे माउथ में केमिकल डाइजेशन कराता है। फिर वो खाना हमारा कहाँ से, वहाँ पे थोड़ा बोडाइज तो वहाँ पे हो चुका है हमारा। अब वहाँ से खाना हमारा आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में हमारा खाना, मैंने आपको बताया था, उसका जो वॉल होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसे हमने बोला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर वहाँ से खाना हमारा स्टमक क्या है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, लेफ्ट साइड में हमारा प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में क्या होता है, जब हमारा खाना कितने घंटों के लिए रहता है, 3 आवर्स के लिए रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स के लिए रहते हैं। हमारे स्टमक जो होता है उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो एक लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के पास 3 सब्सटेंस होते हैं। वो 3 सब्सटेंस क्या होता है, HCl होते हैं, पेप्सिन होता है और म्यूकोस होते हैं। HCl क्या करता है कि जो हमारा खाना को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। जब माउथ में हम खाना लेते हैं तो वो बेसिक मीडियम में बन जाता है, लेकिन जब स्टमक में जाता है तो HCl सबसे पहले उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे खाने में प्रेजेंट जितना जर्म्स बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गया उसको वो किल कर देता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन डाइजेशन, लेकिन वो तभी प्रोटीन डाइजेशन करेगा जबकि हमारा खाना एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, तो इसीलिए HCl उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। म्यूकस का काम होता है ज़्यादा HCl रिलीज ना हो।
उसके वजह हमारा खाना वहाँ पे 2-3 घंटों तक रहता है, ये सारे प्रोसेस वहाँ पे होते रहते हैं। तो सारे प्रोसेस होते होते क्या होता है, जब 3 घंटा हमारा पूरा हो जाता है तो हमारा खाना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा खाना होता है जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका है, जिसको हम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आप बोल सकते हो, और एक ऐसा खाना होता है जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते। तो जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते, जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, तो कंप्लीट नहीं हुआ, जो डाइजेशन नहीं हुआ, वो खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन चला जाता है, और जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाते हैं। जब खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है तो वहाँ पे 2 ग्लैंड हेल्प करता है। वो 2 ग्लैंड हमारा क्या है, लीवर और पैनक्रियास। लीवर क्या उसको देता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करते हैं, तो जो खाना एसिडिक मीडियम में आया था उसको वो एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, और दूसरा फैट को डाइजेस्ट करता है। हमारे खाने में, जो खाने में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, फैट्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, तो हमारे खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर आते हैं पैनक्रियास का फंक्शन। पैनक्रियास 3 सब्सटेंस रिलीज करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है। इसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके पास भी होते हैं इंटेस्टाइनल जूस, उसके पास भी होता है इंटेस्टाइनल जूस। और यहाँ पे हमारा इंटेस्टाइनल जूस भी, उसको जो भी थोड़ा बहुत यहाँ तक तो आता है तो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत और बचता है डाइजेशन, वो हमारा इंटेस्टाइनल जूस कर देता है। और इंटेस्टाइनल जूस जैसे ही हमारा डाइजेस्ट होते हैं, मतलब वहाँ पे हेल्प करता है, तो इस पार्ट में आते आते जो हमारा खाना होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। यानी जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खाए थे वो टूटते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते रहते उनका पूरा का पूरा वो टूट जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। इट मीन्स डाइजेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीटेड होता है। यहाँ तक आते आते अब 2 स्टेप आपको समझ में आ गया। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो 2 स्टेप मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेशन डाइजेशन किस तरह से होता है। बट आपको याद है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में 5 स्टेप्स में होता है, यानी 3 स्टेप अभी भी हमारा बचा हुआ है। वो 3 स्टेप में हमारा 3rd स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसके अंदर विलाई होता है, यानी इस तरह से फिंगर लाइक वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करता है कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। अगर सरफेस एरिया हमारी बढ़ेगी तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होता है वो क्या करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होता है उनका काम होता है कि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करे, ताकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड हमारा है उसका जो एब्जॉर्प्शन हो वो रैपिड हो सके। तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो आपने खाना खाया वो जाके एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं उसके बाद हमारा जो 4th स्टेप आता है सिमुलेशन। जो एब्जॉर्ब फूड होते हैं वो क्या होते हैं कि हर एक बॉडी सेल के पास में पहुंचता है। तो वो जो हर एक बॉडी सेल के पास में पहुंच रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और जो अगर बॉडी सेल के पास अगर फूड पहुंचेंगे तो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड फिर वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग उस एनर्जी का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम खाना क्यों खाते हैं, मेन मकसद हमारे खाने का क्या होता है कि एनर्जी लेना। तो जो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एनर्जी का यूज़ करेगा, और ग्रोथ भी हमारी होगी और हमारा बॉडी फंक्शंस भी करेंगे। तो वो जो प्रोसेस होते हैं वो एसिमिलेशन में आता है। यानी कि जो फूड, डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के अंदर आया उसका एनर्जी में कन्वर्ट कराना, कन्वर्ट करके उसका यूज़ करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। और एक लास्ट पार्ट याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था इजिशन वाला। इजिशन में मैंने क्या बोला था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टमक से डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन चला जाता है। तो जो स्टमक से डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन फूड गया तो वो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको हम बोलते हैं फिशेस। ठीक है, तो हमारे एनस के हेल्प से, हमारे बॉडी के जो एनस पार्ट होता है जहाँ से फिशेस बाहर निकलते हैं, तो एनस पार्ट से हमारे फिशेस का बाहर निकल जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। और इजेशन का एक और अनदर नाम होता है जिसे हम बोलते हैं डिफेक्शन। तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीटेड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।